वेलकम क्लास। तो हम लोग आज देखेंगे कंजर्वेटिव फोर्स को। पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। इनफैक्ट क्या होता है कि फिजिक्स के अंदर बहुत सारे ऐसे टर्म हैं जो सो वो हम लोगों के लिए समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है ताकि हम लोग क्या हो सके, सिचुएशन को बेहतर समझ सकें। तो जब से हम लोग फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं उस समय से एक एक टर्म को समझते चले जाते हैं। पहले अपना सो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट समझते हैं, फिर फोर्स समझते हैं, फिर एक्सेलरेशन समझते हैं। वेलोसिटी को तो पहले से समझ के रखे हुए हैं। वर्क समझते हैं, एनर्जी समझते हैं। लेकिन होता क्या है कि एक टर्म काफ़ी नहीं है हमारे सिचुएशन को समझने के लिए। इसलिए हम लोग करते क्या है, होता क्या है कि ईच एंड एवरी टर्म को समझना बड़ा ज़रूरी है। और ख़ास करके अगर हम एनर्जी के कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं तो एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट बिना कंजर्वेटिव फोर्स को समझे मुश्किल है। तो लास्ट वीडियो में हमने आपको पोटेंशियल एनर्जी समझाई थी, ठीक है। तो कंजर्वेटिव फोर्स अगर बहुत लेमन टाइप के भाषा में हम लोग बोलें तो कंजर्वेटिव फोर्स ऐसे फोर्स को कहेंगे जिसके इन्फ्लुएंस में वर्क डन अगर होता हो तो पोटेंशियल एनर्जी के कम या ज़्यादा होने के चांसेस बनते हैं, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होने के चांसेस बनते हों। ऐसे फोर्सेस को हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे, सिंपल सी लेमन भाषा में, है ना। समझने लायक अगर स्थिति बनाते हैं तो एक कंडीशन के हिसाब से कि किसको हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे, तो भैया जिससे पोटेंशियल एनर्जी में कुछ फर्क पड़ता हो, जिस फोर्स के इन्फ्लुएंस में अगर वर्क हो, तो ऐसे फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे, ठीक है ना। अब सिचुएशन क्या है कि हम समझे कि आखिर किस तरीके से, जैसे स्प्रिंग फोर्स, तो भैया स्प्रिंग फोर्स स्प्रिंग में डेवलप करता है। कोई भी इस तरह का स्प्रिंग है, अगर हम इसको स्ट्रेच करते हैं तो भी, या कंप्रेस करते हैं तो भी क्या होगा, स्प्रिंग में स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी में कुछ ना कुछ चेंज आएगा। बाहर की तरफ खींचेंगे तो अंदर की तरफ आने की कोशिश करेगा, और अंदर की तरफ दबाने की कोशिश करेंगे तो बाहर की तरफ आने की कोशिश करेगा। इस प्रोसेस में क्या होगा, जो भी वर्क होगा वो कहीं ना कहीं आपका पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज या डिक्रीज कर देगा, करेक्ट। अर्थ के इन्फ्लुएंस में आपका अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे लाया जाए या ऊपर ले जाया जाए तो डेफिनेटली इसके पोटेंशियल एनर्जी में क्या आएगी, चेंज आएगी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स हो जाएगा भैया, कंजर्वेटिव फोर्स हो जाएगा। तो सिंपल लैंग्वेज में आप समझ लें कि अगर कंजर्वेटिव फोर्स आ रहा है तो सीधी सी बात समझ लीजिए कि पोटेंशियल एनर्जी में कहीं न इससे रिलेटेड पोटेंशियल एनर्जी है, और इसके इन्फ्लुएंस में अगर वर्क डन हो रहा है कंजर्वेटिव फोर्स में तो पोटेंशियल एनर्जी कम या ज़्यादा हो रही है। और अगर पोटेंशियल एनर्जी कम और ज़्यादा हो रही है किसी प्रोसेस में, किसी सिस्टम के अंदर, तो ऐसे सिचुएशन में जो भी फोर्स वहाँ प्रेजेंट है वो एक फोर्स तो कंजर्वेटिव फोर्स नहीं हो सकता है कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी हो उसमें। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स अब किसको कहते हैं, नॉन कंजर्वेटिव सिंपल में समझिए तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव है। किसी ऑब्जेक्ट को किसी सरफेस के ऊपर स्लाइड करेंगे तो सरफेस इन कांटेक्ट के बीच में जो अपोजिंग फोर्स लग रहा है वो क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है ना। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हमेशा से उसकी मैकेनिकल एनर्जी को डिक्रीज कम कर देती है। क्या करती है, सॉरी, उसके मैकेनिकल एनर्जी को क्या करती है, डिक्रीज कर देती है, ठीक है। ये हमारा सरफेस इन कांटेक्ट के कारण हो सकता है। एक बॉल है वो एयर में ट्रैवल कर रहा है तो उस पर जो एयर ड्रैग पीछे की तरफ लग रहा होगा
है ना, विस्कस फोर्स जो भी लग रहे होंगे, ये सारे फोर्सेस की किस तरह के फोर्सेस होंगे, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। जैसे कि किसी भी बॉल को अगर हम लोग थ्रो करते हैं तो थ्रो होने के बाद देखते हैं कुछ देर के बाद उसकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एयर में रहे या आप सरफेस के ऊपर रहे, दोनों ही सिचुएशन में धीरे धीरे उसकी स्पीड क्या होती है, कम होती है। होती क्या है कि काइनेटिक एनर्जी, उसकी जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है या एरियल ड्रैग है या विस्कस फोर्स है, जो कुछ भी फोर्स उसके ऊपर काम कर रहा है ना, वो उसकी एनर्जी को क्या करता है, रिड्यूस करते जाता है। वो जो मैकेनिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी है उसको दूसरे फॉर्म, हीट एनर्जी या अदरवाइज, उसमें कन्वर्ट करता चला जाता है। तो ये हमारा क्या होते हैं, इनको हम लोग नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस बोलते हैं। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में फ्रिक्शन हो गया, विस्कस फोर्स हो गया, विस्कस फोर्स हो गया, ये सारे फोर्सेस कैसे होंगे, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होंगे। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहीं भी पोटेंशियल एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं लाएगा। सबसे पहली बात, अगर किसी सिस्टम के अंदर पोटेंशियल एनर्जी है तो वो अगर चेंज होता है, इंक्रीज या डिक्रीज होता है, तो वो काइनेटिक एनर्जी को अफेक्ट करेगा। डिक्रीज करता है तो काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएगा, अगर पोटेंशियल डिक्रीज करता है तो काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएगा, और अगर इंक्रीज करता है तो काइनेटिक एनर्जी को कम करेगा। तो जब भी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा तो वो अफेक्ट करेगा किसको, काइनेटिक एनर्जी को। और ये काइनेटिक एनर्जी जो है हमारी, ये अब दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में जा सकता है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के अगेंस्ट में कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यदि स्लाइड कर रहा है या मूव कर रहा है, उसमें काइनेटिक एनर्जी है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के इन्फ्लुएंस में नॉन कंजर्वेटिव वर्क होगा। और नॉन कंजर्वेटिव वर्क होगा तो ऐसे सिचुएशन में उसकी मैकेनिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या हो करेगा, वो लूज करेगा। और मैकेनिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी लूज करेगा, दैट मीन्स कि सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी। वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की बात अगर करें, आगे आएगी, इसकी चर्चा आएगी, इसलिए भी हम लोग इस पर ध्यान करें, ठीक है ना। तो मोटा मोटी हम समझते हैं कि जो लोग अभी तक जरा ध्यान से समझ रहे होंगे, उनको कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में मोटा मोटी क्या डिफरेंस है वो बात समझ में आ गई होगी, है ना। टैगलाइन ये है, कंजर्वेटिव फोर्स वो जो पोटेंशियल एनर्जी को कम या ज़्यादा कर सकता हो, ठीक है, वो फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होगा, ठीक है। ओके, चलिए, तो अब हम लोग एक क्या देखें, हम लोग देखें प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ व्हाट, मैकेनिकल एनर्जी। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ व्हाट, मैकेनिकल एनर्जी। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, एमई हम लिखते हैं, इसको समझ लें आप लोग। मैकेनिकल एनर्जी, चलिए क्या होता है, अभी हम बता रहे थे, क्या बता रहे थे कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में क्या, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज डिक्रीज करेगा तो क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज डिक्रीज करेगा। और काइनेटिक एनर्जी अगर इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है तो ये जरूरी नहीं कि आपका मैकेनिकल एनर्जी में वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा हो। तो अगर सिस्टम हो, कोई आइसोलेटेड सिस्टम इस तरीके से हो जहां नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट ना हो, ठीक है ना, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट ना हो, तो इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल और एक्सटर्नल फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स में भी आप एक चीज ले, एक्सटर्नल फोर्स में कोई कंजर्वेटिव फोर्स भी हो सकता है, एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी हो सकता है। एक्सटर्नल फोर्स, इसमें एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को भी हम लोग ले सकते हैं, है ना। चूंकि कोई सिस्टम है, उस पर अगर यदि कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, अगर कोई सिस्टम इंटरेक्ट कर रहा है, म्यूचुअल इंटरेक्शन हो रही है सिस्टम के अंदर, और वहाँ पर अगर यदि कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट है तो वो एक्सटर्नल फोर्स ही हम उसको कंसीडर करेंगे। जैसे कि किसी बॉल को हम थ्रो कर रहे हैं ऊपर की तरफ, तो एयर प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है।
तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है हमारा कंजर्वेटिव फोर्स है, लेकिन जो एरियल फ्रिक्शन यहाँ काम करेगा वो हमारा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो जाएगा, ये एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा। तो एक्सटर्नल फोर्स में कोई हमारा कंजर्वेटिव फोर्स भी हो सकता है कि जैसे कि मान लीजिए आप किसी ऑब्जेक्ट को मूव करा रहे हो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर, ऊपर नीचे कर रहे हो, और वो ऑब्जेक्ट कोई चार्ज ऑब्जेक्ट हो, और चार्ज ऑब्जेक्ट मतलब पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज हो, और दूसरा कोई चार्ज ऑब्जेक्ट हो जो पॉजिटिव या नेगेटिव हो, तो डेफिनेटली उस पर इन्फ्लुएंस करेगा। तो उसके इन्फ्लुएंस के कारण क्या हो सकती है कि उस सिस्टम की एनर्जी कम या ज़्यादा, सिस्टम की टोटल एनर्जी कम या ज़्यादा क्या हो सकती है। तो एक्सटर्नल फोर्स में सिर्फ हम ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स में कोई तीसरा हमारा कंजर्वेटिव फोर्स भी, दूसरा कोई क्या हो सकता है, कंजर्वेटिव फोर्स भी हो सकता है। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ये कहता है कि इन द एब्सेंस ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। क्या रहता है, कंजर्व रहता है, ठीक है ना। तो कैसे और किस तरीके से, थोड़ा सा लिटरल मीनिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या करें, देखें कि लिटरली ये कहाँ तक सही है। जैसे अगर हम लोग करें काइनेटिक एनर्जी की बात करें, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की बात करें, डेल के से लिखते हैं, तो वर्क एनर्जी थ्योरम हमारा सजेस्ट करता है कि क्या, कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, वर्क डन एफ डेल एक्स से हम लोग ले सकते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर आप जो लोग बिल्कुल रॉ हैं, मतलब कि बिल्कुल कम, जिनकी जानकारी क्या है, कम लिमिटेड जानकारी हो, उनके लिए मैं समझा दूं कि ये जो टर्म इस तरीके से लिखते हैं, इसको मिटा भी देंगे क्या, कि जैसे कि वर्क तो आप लोग सबको इतना तो जानते ही होंगे, F.S या F.X जो भी है ऐसा लिखते हैं। तो होता क्या है कि छोटे से इंटरवल के अंदर ही कोई फोर्स कांस्टेंट रह सकता है, बड़े इंटरवल में जाए तो फोर्स हमारा वेरी कर सकता है। तो कोई छोटे इंटरवल की बात करते हैं तो डेल डब्ल्यू की बात जब करते हैं और फोर्स कांस्टेंट रहे तो है ना, तो F डॉट डेल एस या डेल एक्स की बात कर सकते हैं, ठीक है, डेल एस या डेल एक्स की बात कर सकते हैं। और इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स हो तो इसको डेल डब्ल्यू को हम लोग क्या कर सकते हैं, F डेल एक्स लिख सकते हैं, है ना। इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं लगा हुआ है इसको समझने के लिए। ये तो सभी लोग जानते होंगे कि वर्क डन जो है सो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन ये तब कि फोर्स हमारा कांस्टेंट रहे। लेकिन यूजुअली क्या होता है कि फोर्स हमारा ऑलवेज कांस्टेंट नहीं रह सकता है, ड्यूरिंग द प्रोसेस, ड्यूरिंग द वर्क हमारा फोर्स कांस्टेंट नहीं रह सकता है। ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं कि एक स्मॉलर इंटरवल में की बात करते हैं जिसमें हमारा फोर्स क्या रहे, कांस्टेंट रहे। तो अक्सर आप बुक वगैरह में कहीं पर भी इस टाइप में देखते होंगे, डेल या डी ऐसा दिखता होगा, है ना, डेल या डी दिखता है। डी तो इन्फाइनाइटली स्मॉल इंटरवल की बात होती है, जो डी एक्स डेल एक्स और डी एक्स के बीच, रुकिए हो सकता है एक इसमें ना है, डेल एक्स या डी एक्स का मतलब डेल एक्स स्मॉलर इंटरवल और डी एक्स इन्फाइनाइटली स्मॉल इंटरवल, ठीक है। ये होती है इसकी मूल कहानी, ठीक है। तो ऐसे में डेल डब्ल्यू एफ डेल एक्स ये वर्क डन होता है। डेल डब्ल्यू डेल के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू द वर्क डन, वर्क एनर्जी थ्योरम सजेस्ट करता है। जो लोग न देखे होंगे किसी दिन हम बता देंगे, है ना, कि ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो हाँ, चलिए, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, पॉजिटिव वर्क डन, कल के वीडियो में हमने कई बार बोला है। अ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा होगा तो ये निगेटिव वर्क डन ये के बराबर होगा, निगेटिव वर्क डन के बराबर होगा। अगर टोटल चेंज डेल के प्लस अगर डेल भी अगर हम लोग देखें, है ना, तो क्या हो जाएगा, ये एफ डेल एक्स पॉजिटिव और ये एफ डेल एक्स क्या नेगेटिव, तो ये क्या हो गया, जीरो।
तो डेल के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू 0 है। तो ऐसे सिचुएशन में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट 0, और सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को ही हम मैकेनिकल एनर्जी ई कहते हैं, यानी कि डेल ई इज इक्वल टू व्हाट 0। ठीक है, इसी चीज का एक हद तक जो हम लोग ने लिटरेचर लिखा है, इसी चीज को हमने क्या किया है, एक सिंपल से कॉन्सेप्ट के साथ उसी एक्सप्रेशन को यहां हम लोग लिख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई प्रूफ है, दिस इज नॉट अ प्रूफ। कुछ चीज़ें प्रूफ नहीं होती है, कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं। हर चीज़ प्रूफ नहीं होती है, एक कॉन्सेप्ट है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसको अलग अलग सिचुएशन के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। कुछ बातें ऐसी भी आएंगी, कुछ टर्म, ये सब टर्म हम लोग सीख रहे हैं कि मान लीजिए कोई सिस्टम है, सिस्टम के कोई इनिशियल पोजीशन xi है और कोई फाइनल पोजीशन क्या है, xf है। तो सिस्टम जो है सो xi इनिशियल पोजीशन से xf फाइनल पोजीशन तक अगर पहुंचता है तो यहाँ पर इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी रही होगी, यहाँ पर इसका कुछ क्या रहा होगा, पोटेंशियल एनर्जी रहा होगा। जब सिस्टम इस पोजीशन से या इस स्टेट से दूसरे स्टेट तक पहुँचता है तो हमारा इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी ये रहेगी और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ये रहेगी। तो हमारा ये कहता है क्या, ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, सॉरी मोमेंटम नहीं, मैकेनिकल एनर्जी एक सजेस्ट करता है कि जितना सम होगा xi पर, यानी कि इनिशियल पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का, उतना ही सम होगा किसका, फाइनल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। कहने का मतलब कोई सिस्टम के अंदर इंटरेक्शन हो रहा हो, सिस्टम के अंदर इंटरेक्शन हो रहा हो, कोई बाहर एक्सटर्नल फोर्स नहीं काम कर रहा हो, कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं हो, ऐसे सिचुएशन में अगर सिस्टम के अंदर कोई इंटरेक्शन हो रहा हो, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को रिपेल अट्रैक्ट कर रहा हो, ऐसे सिचुएशन में होगा क्या कि उनके अंदर का कॉन्फ़िगरेशन स्टेट चेंज हो सकता है, लेकिन सम टोटल ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या बना रहेगा, कांस्टेंट बना रहेगा। यानी स्टेट 1 का जो सम जो होगा काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, स्टेट 2 का जो होगा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, वो क्या रहेगा, दोनों सेम बना रहेगा। ठीक है, ओके ओके। तो ये एक कहने का तरीका बनता है हमारा। ठीक है, अब हम लोग एक एग्जाम्पल से ये देखें कि समझने की कोशिश करें कि ये हम कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, एक बहुत सिंपल से एग्जाम्पल से हम लोग समझने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल से। ठीक है, so that an object falling freely under gravity has total मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट, ऐसा कुछ भी, या मैकेनिकल प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को एक एग्जाम्पल से समझाएं। इस सिंपल सी बात समझिए। तो अगर हम ये मान लीजिए ग्राउंड लेवल है और इस हाइट से एक ऑब्जेक्ट को हमने छोड़ा और ये हाइट लेट सपोज क्या है, h है, और ये नीचे की तरफ गिरा होगा, किसी स्टेट A पर आए, फिर स्टेट B पर आए, है ना। ये स्टेट इसका क्या हो सकता है, H हो सकता है, फिर ये स्टेट इसका क्या हो सकता है,
माने यहाँ से यहाँ तक का ड्रॉप h हो सकता है, फिर स्टेट C जब ये जमीन को टच करेगा। ठीक है जी, तो जरा सा देखिएगा, है ना, एट ए काइनेटिक एनर्जी एट ए कितना रहा होगा, 0 रहेगा, क्योंकि वहाँ से ड्रॉप करें, कोई वेलोसिटी नहीं है, 0 होगा। पोटेंशियल एनर्जी एट ए कितना होगा, m मास है ऑब्जेक्ट का, अगर m मास है ऑब्जेक्ट का, m जो है सो मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, मास है, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन सबको जानते हैं, छोड़िए हटाइए, इसका मास m है, तो mgh होगा। ठीक है, mgh होगा। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट ए के ए प्लस वी ए दैट इज 0 प्लस mgh, सिंपल से हम लोग कह सकते हैं कि कितना होगा, mgh होगा। ठीक है, अगर एट बी देखें, ठीक, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो सकती हो, तो हाफ mvb स्क्वायर हो सकता है। ओके, हाफ mvb स्क्वायर हो सकता है। अब जरा देखें इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से vb स्क्वायर इक्वल टू ub स्क्वायर प्लस, या u स्क्वायर कह लीजिए, प्लस 2gh हो सकता है। तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी रही होगी, 0, तो यहाँ पर सीधे सीधे ये कितना आ जाएगा, 2gh। तो vb स्क्वायर के बदले यहाँ 2gh अगर यहाँ डाल दीजिए तो काइनेटिक एनर्जी 2gh डालने के साथ आप देखिएगा इसमें mgh आ गई। ठीक है जी, mgh आ गई। अब पोटेंशियल एनर्जी एट बी कीजिए तो mg एंड टोटल हाइट x, अगर ये हाइट बच गया है x, mgx लिखेंगे तो mgx है कितना, टोटल हाइट कैपिटल H माइनस स्मॉल h, कैपिटल H माइनस स्मॉल h। तो अब अगर टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट बी पर हम देखेंगे तो हम लोग kb प्लस vb अगर लेंगे तो ये mgh प्लस mg कैपिटल H माइनस स्मॉल h, इसमें से अगर mg को कॉमन करें h प्लस कैपिटल H माइनस स्मॉल h कैंसिल हो जाएगा, mg कैपिटल H। ठीक है, अरे ये एक मिस्टेक है भी ए के लिए, ये हाइट h है ना, कैपिटल H होगा, है ना, ये यहाँ कैपिटल H होगा। ठीक है, तो हाँ mgh होगा। ठीक है, अब जरा सा एट सी देखें, एट सी अगर सी पर आते हैं तो हाइट 0 है। खैर, आप हम लोग सी पर काइनेटिक एनर्जी पैक की बात करें तो हाफ mvc स्क्वायर, vc स्क्वायर कितना होगा, तो u स्क्वायर प्लस 2g, और हाइट जो ट्रेवल कर चुका है वो टोटल हाइट ट्रेवल कर चुका है, तो vc स्क्वायर इक्वल टू 2gh होगा। यहाँ रखिएगा, सॉल्व कीजिएगा तो काइनेटिक एनर्जी एट से mg कैपिटल H मिलेगा। अब ये जैसे टकराया होगा ये रुक गया होगा, है ना, हाँ, तो अब सॉरी, अब इसके पास कोई हाइट नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी एट सी की बात करें तो 0 हो जाएगा, है ना। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ 0 टच करने से पहले, जस्ट टच करने से पहले इसकी vc स्क्वायर, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी इसकी कितनी रही होगी, mg कैपिटल H। अब अगर EC की बात करें यानी C पर की टोटल मैकेनिकल एनर्जी, तो KC प्लस VC, तो देखिए कितना है mgh। तो क्या देखने को मिल रहा है भैया, EA पर भी mg कैपिटल H, EB पर भी mg कैपिटल H, C पर भी mg कैपिटल H, यानी EA इक्वल टू EB इक्वल टू कितना, EC होगा। ठीक है, तो ऐसे में देखने वाली बात हम क्या देख रहे हैं, क्या हमको दिख रहा है कि अगर कोई, हाँ, यहाँ पर हम लोग एरियल फ्रिक्शन को क्या कर दिया है, इग्नोर कर दिया है। यहाँ पर एरियल फ्रिक्शन को या एयर में जो विस्कस फोर्स है उसको हम लोगों ने इग्नोर किया करके इस कॉन्सेप्ट को सोच रहे हैं कि इसको हम ऐसा वैक्यूम में कर रहे हैं, है ना। तो देखने को क्या मिल रहा है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी ए पर जितना होगा वो बी पर भी उतना ही होगा, सी पर भी उतना ही होगा, यानी कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। एक एग्जाम्पल है जिस एग्जाम्पल से हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के कॉन्सेप्ट को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं।
ठीक है जी। चलिए, तो इसके बाद और भी हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, लेकिन इसको नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में लेंगे, क्या है कि ऑनलाइन देखते वक्त बहुत लंबा वीडियो लोग देख नहीं पाते, छोटा छोटा ही देखते हैं। ठीक है जी। चलिए, तो नेक्स्ट पार्ट इसका हम बनाते हैं, इसको बंद करते हैं।